नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी, तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका होस्ट, आपका सलाहकार अमर मोदी, आपका राज राठौर एजुकेशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए, सबसे पहले बात तो हम लोग ये आज करने जा रहे हैं चर्चा। आपको एक नया बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, यथाशीघ्र आपको एक सूचना मिल जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से या हमारे आरपीएम के माध्यम से कि यूजीसी नीट में किन किन विषयों के साथ हमारे कौन कौन शिक्षक आ रहे हैं। एक मुलाकात आपकी करा दी जाएगी उनसे। इसलिए यथाशीघ्र आप अपने तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए राज राठौर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। आपको विदित ही होगा, मैं अमर मोदी आपको सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन के कुछ विषयों के साथ जुड़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपकी सफलता को तय करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की कक्षा संख्या। आज हमारे लेक्चर नंबर कितने होंगे? लेक्चर नंबर 5 होगी। सामान्य हिंदी की लेक्चर नंबर 5 होगी आज हम लोगों की। ठीक है, चलिए आज हमारी व्याख्याता नंबर कितनी होगी? व्याख्याता संख्या, व्याख्याता नंबर 5। यदि आप लोगों ने इसके पहले की कक्षा को अटेंड नहीं कर रखा है तो आपसे निवेदन है हमारी कि आप ये चारों लेक्चर्स को, जो 4 अलग अलग लेक्चर नंबर हैं हमारी, जिसमें आपको देखने का अनिवार्य है, आपको देखना चाहिए, क्योंकि आप अगर देखेंगे उसे तो आपकी समझ जो है वो ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। आपने देखा अभी तक में हम लोगों ने क्या क्या खत्म कर लिया है। अब तक आपने पढ़ा विराम चिन्ह, हिंदी वर्णमाला, भाषा, संज्ञा, लिंग और काल। मैं आपको और डिटेल कर दूं इसको कि आपने कब कब क्या क्या पढ़ा है। आपने विराम चिन्ह को लेक्चर संख्या 1 में पढ़ा, वर्णमाला को लेक्चर संख्या 2 में पढ़ा, संज्ञा को नहीं, भाषा को लेक्चर संख्या 3 में पढ़ा, संज्ञा, लिंग और काल इन तीनों को अपने कक्षा संख्या 4 में पढ़ा है। तो अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संधि। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? संधि। इसके ये किसमें पढ़ेंगे? लेक्चर संख्या 5 में। संधि लेक्चर संख्या 5 में। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा हो, कोई डाउट हो तो आप हमारे ऐप पर आपको एक सुविधा मिलेगी, उसमें आप चैट सेक्शन में जाएंगे, चैट करेंगे और जो भी समस्याएं होंगी आपके समाधान वहाँ पे कर दी जाएगी। उसके बाद यथाशीघ्र हम लोग लेके आने वाले हैं एएमए प्रोग्राम, जिसके तहत संडे संडे हम आपसे मिलेंगे। जो भी समस्याएं होंगी आप हमसे बात करेंगे, डायरेक्टली बात होगी हमारी आपकी। ये पहली बार ऐसी होगी कि किसी पे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म 1-to-1 प्लेटफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे वहाँ पे और फिर वहाँ पे हम लोग इसकी आपके डाउट, शंका समाधान, जो भी चीज़ों से शंका समाधान होगी, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, टॉपिक से रिलेटेड हो या फिर जॉब से रिलेटेड हो, एनीथिंग, आस्क मी एनीथिंग प्रोग्राम होगी, तो आप कुछ भी आप पूछ सकते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि आपकी दुविधाओं को दूर किया जाए, यथाशीघ्र दूर किया जाए। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संधि। ठीक है, बिना देर किए हुए कक्षा प्रारंभ करते हैं। संधि याद रखेंगे, ये लेक्चर संख्या 5 है और मैं आपका मित्र हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका घोस्ट हूँ, अमर मोदी सर। ठीक है, संधि क्या होता है? अगर संधि की बात किया जाए, संधि क्या है? क्या मेरे और आपके बीच कोई संधि है? बिल्कुल, भावनात्मक संधि है। हमारे और आपके बीच एक संधि है जिसे हम कह सकते हैं कि ये भावनात्मक संधि है। भावनात्मक संधि है। देखिए, संधियों के कई प्रकार हैं। एक तो विषय के रूप में, एक विषयांतर के रूप में। जब विषय के रूप में हम संधि की चर्चा करते हैं, जो विषय के रूप में संधि की चर्चा किया जाता है, उनमें संधियों के अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य आपको पूर्णतः तैयार करना है, तो संधि के एक विषयांतर प्रकार भी होते हैं जिसे सामाजिक स्वरूप में संधि के रूप में देखा जाता है। जब दो भाव आपस में जुड़ जाए
और आपको पता है भाव का प्रकटीकरण कैसे किया जाता है, शब्दों के माध्यम से भाव का प्रकटीकरण किया जाता है। जब शब्द पिरोए जाते हैं तो भाव बनाए बनती है। तो इसीलिए संधि दो अलग अलग शब्दों का, वाक्यों का, भावों का, किसका याद रखेंगे, संधि क्या है, दो अलग अलग शब्दों का, वाक्यों का, भावों का, अलग अलग शब्दों का, वाक्यों का, भावों का समावेशन क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। ठीक है, आइए अब समान रूप में परिभाषागत रूप में अगर हम देखें संधि क्या है, तो आप देखेंगे हिंदी व्याकरण में संधि का अर्थ होता है मेल, अर्थात तो दो वर्ण, दो ध्वनि, दो भाषा, दो वाक्य के जुड़ने से जो परिवर्तन महसूस किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। हमने आपको देखिए यहाँ पे शायद होगा भी, क्या है, दो शब्दों या शब्दांशों के मिलने से जब नया शब्द बनता है और वो नया शब्द उनके निकटवर्ती वर्णों में हो, उनके निकटवर्ती वर्णों में परिवर्तन लेके आ जाए। जैसे आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ है आपको सुर प्लस इंद्र। देखिए ये और ये दोनों मिलके इसके निकटवर्ती क्या है, और दूसरे के निकटवर्ती क्या है ई, और ई मिलके ए का प्रयोग ए बनाता है। ठीक है, तब देखिए परिवर्तन हुआ, यही बात कहा जा रहा है कि दो शब्द या शब्दांशों के मिलने से जब नया शब्द उनके निकटवर्ती वर्णों में परिवर्तन या विकार ले आता है उसी को क्या कहते हैं, वही क्या है सर, वही है संधि। वही क्या है, वही है संधि। कभी कभी क्या होती है कि कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है और कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर एक नया तीसरा ही अक्षर बन के आ जाता है, वो भी क्या कहलाता है, संधि। कुछ उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने सुर प्लस इंद्र देखा था, सुरेंद्र है, सत तो आ, सत जोर आ। देखिए यहाँ दो अलग अलग वर्ण है, लेकिन जब आया तो तीसरा ही आ गया। तो यहाँ कहाँ है सर, यहाँ तो नहीं है, अपने यहाँ पे तो की चर्चा किया था, यहाँ तो दो आ गया है। तो सत्य जो, अभी हम लोग इस बात को भी देखेंगे कि तो के साथ अगर हम वर्ण लगाते हैं, हमारे स्वर वर्ण होता है, तो उस संधि में उसके नियम क्या होते हैं, हर्षवर्ग के नियम क्या होते हैं, हलंत के नियम क्या होते हैं। जब क हलंत हो, तो हलंत हो, चौ हलंत हो, जौ हलंत हो, जब इस तरह से संधि हमें देखने को मिलता है तो उस संधि के क्या पर्याय होते हैं, उस पर्याय को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे की कक्षाओं में अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें भी पढ़नी है। जैसे यथा प्लस उचित, यथोचित, यशः प्लस इच्छा, यश इच्छा, अखी प्लस ईश्वर, अखिलेश्वर, अखी प्लस ईश्वर। अब लौ तो कहीं भी नहीं है ना, अब बोलेंगे सर ये तो गलत है, अखिल प्लस ईश्वर होना चाहिए, नहीं, अखी प्लस ईश्वर, अखिलेश्वर। आत्मा प्लस उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। महा प्लस ऋषि, महर्षि। उसी प्रकार लोक प्लस उक्ति, लोकोक्ति। शम प्लस तोष, संतोष। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। भानु प्लस उदय, भानुदय। नर प्लस ईश, नरेश। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। आप देखेंगे आगे हम लोग देखेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। देखिए मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से संधि के तीन ही भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पिछले कक्षाओं में जो वर्णमाला की कक्षा हमारी हुई थी, मैं आपको बता दूं किस कक्षा में आप देखे होंगे, जब आप भाषा में हिंदी वर्णमाला की कक्षा किए होंगे तो मैं आपको यहाँ पे दो चीज पढ़ाया था। एक पढ़ाया था स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इन स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों की भी तो एक भाव है, एक शब्द है, इनके मिलने से जो बनेगी, जो संधि बनेगी वो क्या कहलाएगी, स्वर संधि। उसी तरह व्यंजन है, उसी तरह विसर्ग है। हमने आपको बताया था कि लिखने के क्रम में वर्णों की संख्या अलग होती है और बोलने के क्रम में वर्णों की संख्या अलग होती है। हम अह और अंग को बोलने के क्रम में लाते हैं नहीं है, क्योंकि दुख नहीं बोल सकते, आप दुख बोल सकते हैं। अब दुख कैसे बोलेंगे, विसर्ग का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। विसर्ग का प्रयोग आप लिखने में तो किया जा सकता है, बोलने में नहीं किया जा सकता है, इसीलिए। ठीक है, तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो, जब स्वर के साथ
स्वर का मेल हो। स्वर में आपको पता है क्या आता है, ओ आ हर्ष दीर्घ हर्षो दीर्घो री ए ओ औ अंग आ। कितने, ओ आ हर्ष दीर्घ हर्षो दीर्घो री ए ओ औ अंग आ। जब स्वर के साथ स्वर की संधि की जाती है उसे स्वर संधि कहते हैं। या जब जब दो स्वर मिलते हैं उसे जो तीसरा स्वर ही बने तब वो क्या कहलाता है, स्वर संधि। दो चीजें याद रखिएगा। पहली बात तो कि स्वर के साथ जब स्वर का मेल हो तो स्वर संधि। दूसरी बात क्या है, जब दो स्वर शब्द आपस में मिले और तीसरा भी जो शब्द बने वह भी क्या हो, स्वर हो, क्या कहलाएगा, स्वर संधि। जैसे इस सेकंड का हम लोग दूसरे वक्तव्यों का हम लोग उदाहरण देखते हैं कि अगर हम बात करें अ प्लस अ क्या है सर, अ तो स्वर है। फिर अ क्या है, अ भी क्या है, स्वर है। अगर अ प्लस अ मिल के क्या अ बनेगा, नहीं, क्या बनेगा, आ बनेगा। जब आ बना तो सर ये आ भी क्या है, आ भी तो स्वर ही है। आ भी क्या है, आ भी स्वर ही है। तो दूसरे के अर्थ के तहत में ये है कि जब दो स्वर मिलते हैं और उससे जो तीसरा स्वर ही बने तो वो भी क्या कहलाता है, वो भी स्वर संधि कहलाता है। देखिए कई बार आपको देखने को मिलेगा कि संधियों के आधार पर, किसके आधार पर, संधियों के आधार पर वाक्य समझना होगा, स्वर वाक्य समझना होगा। बहुत कम आती है इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, जब दो स्वर के मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अथवा दो स्वरों के मिलने से जो तीसरा स्वर बनता है, दूसरा शब्द जो बने, जो वो भी क्या हो, स्वर ही हो, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयाधि संधि। कौन कौन सा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयाधि संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, आप याद कीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि हर्स्व होता है, दीर्घ दीर्घ हर्स्व होता है और दीर्घ स्वर होता है। हर स्वर या दीर्घ स्वर के बाद, किसके बाद, हर स्वर या दीर्घ स्वर के बाद। याद कीजिए, आपको, मुझे लगता है कि आपको याद होगा कि जब हर्स्व की बात होती है, जब हर्स्व की बात होती है तो हर्स्व में क्या आता है, हर्स्व में क्या आता है, हर्स्व में आप किसे बात करते हैं, जिसे बोलने में आपको कम ऊर्जा खर्च ना पड़े या जिसे बोलने में समय कम लगे, वो क्या कहलाता है, वह हर्स्व कहलाता है। जैसे जैसे आ है क्या, आप जरा सोच के देखो, क्या आ है क्या, हाँ है, ओ है, आ है, हर सही नहीं है, दीर्घ ही नहीं है, याद कीजिएगा। तो उसी प्रकार दीर्घ स्वर क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर क्या कहलाता है, जिसमें मुझे बोलने में ऊर्जा अधिक लगे। हर सहू, बहुत ज्यादा ऊर्जा लग रहा है, ई कम लग रहा है, हर सही, ए ठीक, ऐ ओ ठीक है, ओ। तो जिसको बोलने में ज्यादा समय लगे वह क्या कहलाता है, हमारा दीर्घ स्वर, और जिसे बोलने में कम समय लगे वो क्या कहलाता है, हर्ष स्वर। ये आपको लेक्चर नंबर 2 या 3 में आपको देखने को मिलेगा। आप 2 या 3 के लेक्चर नंबर में जाके एक बार जरूर देखिए, ठीक है। तो दीर्घ संधि क्या होता है, जब हर्स्व या दीर्घ स्वर के बाद हर्स्व आए या दीर्घ स्वर आए, तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर उत्पन्न हो, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे आप देखेंगे अ प्लस आ, जब अ के साथ आ आए या के साथ, या आ के साथ अ आए, क्या, अ के साथ आ आए या आ के साथ अ आए तो क्या बनता है, आ। इसका मतलब क्या है कि अ के साथ आ आए। अब देखिए अ प्लस अ बराबर क्या हुआ, आ। तो ये क्या है, ये दीर्घ संधि है। हाँ सर, ये भी दीर्घ संधि है। कैसे, आप समझिए बातों को। मैंने आपको कहा कि आप अगर और अ लिखते हैं तो भी आ बनता है, और अगर आप
अ प्लस आ लिखते हैं तो भी आ बनता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, दीर्घ संधि। इसी प्रकार से जब हर्षहि और दीर्घहि के साथ हर्षहि या दीर्घहि मिले तो भी क्या बनेगा, दीर्घहि बनेगा। हर्षहु और दीर्घहु के साथ या हर्षहु दीर्घहु मिले तो भी क्या बनेगा, दीर्घहु बनेगा। देखिए कुछ उदाहरण से समझते हैं कि अ प्लस अ इक्वल टू आ, अर्थात अन्न। अब देखिए अन्न में आप अन्न जब बोलेंगे तो नौ में अ सानिध्य है, नौ में अ क्या है, नौ में अ सानिध्य है। सानिध्य का मतलब होता है गुप्त रूप से छिपा हुआ शब्द को क्या कहते हैं, सानिध्य, जो है लेकिन दिखे नहीं। हमने आपको बताया था कि ये नौ क्या है सर, ये नौ किसे कहते हैं, नौ कौन सा शब्द है, नौ कौन सा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। और तमाम व्यंजन वर्णों में आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे खास बात है प्रत्येक व्यंजन वर्णों में स्वर्ण वर्ण छिपा होता है क्या होता है, स्वर्ण वर्ण छिपा होता है। स्वर्ण वर्ण के छिपे रहने के कारण व्यंजन वर्ण संधियों के संबंध में काफी विशेष स्थान रखती है। जैसे अभी अभी आप देखिए मैंने कहा अन्न प्लस अभाव, अब अन्न में अ सानिध्य है और बाहर जो दूसरा भाव निकला है वो भी अ है, इसीलिए अ प्लस अ बराबर क्या बना, आ बना, इसलिए अन्न अभाव, अन्न अभाव। देखिए ये आकार, आकार सूचक है ना, आकार सूचक है किसका, आ का सूचक क्या है, आकार। इसी प्रकार अन्य प्लस अभाव, अन्न अभाव। उसी तरह से आप देखेंगे कि अत्र प्लस अभाव, अत्राभाव, यहाँ भी क्या है, अ सानिध्य है। कौन, कौन यहाँ भी क्या है, असानिध्य है। कौन प्लस अर्क, कोणार्क। पुष्प प्लस वली अवली, पुष्पावली। अब अगर कोई लिख दे कि सर मैं तो कुछ और लिखूंगा, पुष्प प्लस वली लिखूंगा, अब बताइए क्या पुष्पावली होगा। तो संधि विच्छेद के क्रम में आपको प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से निम्न शब्दों का कौन सा सही संधि विच्छेद है। अब पुष्प प्लस वली आप लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे पुष्प प्लस वली पुष्पावली, बहुत अच्छा बात, सही है। नहीं भाई सही नहीं है, आपको देखना होगा कि सानिध्य शब्द के साथ में जब हम कोई तीसरा शब्द बन रहा है तो जो मामला बनेगा भैया उसमें भी एक छिपा हुआ शब्द होना चाहिए। तो यहाँ पुष्प में आकार छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है और तभी तो अ और अ मिलके आकार बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने अब ये देखा कि अ प्लस अ इक्वल टू आ। अब हम देखेंगे अ प्लस आ इक्वल टू आ। देखिए भोजन, भोजन में भी अ क्या है, सानिध्य है और आ साफ साफ दिखाया जा रहा है। अब यहाँ देखिए अ साफ दिख रहा है, यहाँ आ साफ दिख रहा है। अगर कोई लिखे भोजन, लिखे कोई कि भोजन प्लस अलय, भैया ये सही है हमारा। क्यों सही है, तो अभी आपने बोला था सर कि नौ में, इन नौ में अ सानिध्य है और इधर अ है, अ प्लस अ इक्वल टू आ, तो हम लिख देंगे भोजन प्लस अलय इक्वल टू भोजनालय। नहीं हो जाएगा, भोजनालय हो जाएगा। देखिए समस्या कहाँ आती है, दिक्कतें कहाँ आता है, कई बार सानिध्य के साथ जब नियम बने हुए, हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे कि नियम क्या होता है, किस नियम के साथ हमें संधि विच्छेद करनी होती है। संधि विच्छेद के एक नियम है, अभी तो उदाहरण आपको दिखा रहे हैं, पूरी नियम है, 4 नियम हम लोग पढ़ेंगे संधि विच्छेद के लिए और चारों नियमों को हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग करते क्या है कि ये नहीं हो सकता, अ प्लस अ इक्वल टू आकार नहीं होगा, नियमगत नहीं होगा। बाकी बातों की में तो अब कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। भोजन प्लस आलय भोजनालय, शिव में असानिध्य है और आलय शिवालय, ठीक है। हिम प्लस आलय हिमालय। अब देखिए आ प्लस अ, अब आप कहेंगे सर यहाँ तो सानिध्यता की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, नहीं होगी भाई, आकार यहाँ है और अ साफ साफ प्रदर्शित कर रहा है। जब अ के साथ आ आए, आ के साथ आ आए, असानिध्य हो अथवा असानिध्य हो, ठीक है, सानिध्य हो अथवा असानिध्य हो, दोनों अवस्था में जो मात्रा बन के आएगी, जो अगला स्वर बन के आएगा वो दीर्घ स्वर का आ बनकर आएगा जैसे विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, लज्जा प्लस अभाव लज्जा भाव,
ठीक है, बहुत ध्यान रखना है, इन सभी नियमों का ध्यान रखना है। और अगर दोनों बार दीर्घ स्वर आता है उसके बाद दीर्घ स्वर बनता है तो भी वो कौन सी होगा, तो वो भी हमारी क्या कहलाएगी, दीर्घ संधि कहलाएगी। ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएगी, दीर्घ संधि ही कहलाएगी। जैसे महा आत्मा, महात्मा, कई बार करते हैं कि भैया, कुछ लोग करते हैं कि नहीं भैया, महान प्लस आत्मा, महात्मा। भाई किस किस एंगल से आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आप जब महान लिख रहे हैं सर, महान लिख रहे हैं सर, तो आप थोड़ा सोचिए ना सर, कि महान लिख रहे हैं तो नौ में असानिध्य है और आकर ये है, तो अ प्लस आ क्या बनाएगा, अ प्लस आ क्या बनाएगा, अ प्लस आ आकार बनाएगा। और ये पूरे शब्द ली जाएगी सर, तो पूरी शब्द जब ली जाएगी तो महान हो जाएगा, और ये आकार बनाएगा, आकार होगा, और यहाँ से तमा रहेगी तो क्या हो जाएगा, महान आत्मा, महान आत्मा। लेकिन महात्मा अलग है और महान आत्मा के भाव अलग हैं, कई बार लोग गलत कर बैठते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे सुधरते हैं। हर सही प्लस हर सही इक्वल टू दीर्घही। ठीक है, अब याद रखिएगा, सानिध्यता, स्वर के कोई भी शब्द सानिध्य हो सकता है, स्वर का कोई भी वर्ण सानिध्य सानिध्य हो सकता है, कोई भी वर्ण क्या हो सकता है, सानिध्य आराम से हो सकता है। लेकिन क्या हर सही के साथ ऐसा होता है, कभी कभार छिपी अवस्था में होता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं गिरी, गिरी में मात्रा है, किसकी मात्रा है, ये हर सही की मात्रा है। और उसके बाद आता है इंद्र, तो हमने आपको बताया है कि इसकी जो मात्रा होती है, इसे आप ऐसे दिखते हैं, इसकी मात्रा ऐसे लिखाएगा और इसकी मात्रा ऐसे लिखाएगा। तो जब दो हर सही मात्रात्मक रूप में भी आपस में जुड़ता है तो क्या बनाता है, दुर्गही बनाता है। जैसे गिरी प्लस इंद्र, गिरिंद्र, कवि प्लस इच्छा, कविच्छा, अभि प्लस इष्ट, अभिष्ट। ठीक है, दीर्घही और हर्षही आपस में मिलकर क्या बनाएगा, दीर्घही। हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, दीर्घ स्वर पढ़ रहे हैं। मही जो इंद्र, महेंद्र। अब लोग कई बार लगते हैं कि भाई महेंद्र तो होता ही नहीं है, हम कर देंगे क्या, मही प्लस इंद्र महेंद्र, क्या कर देंगे, महेंद्र। चाचा थोड़ा देख के सर, गड़बड़ हो जाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, समस्याएं सामने आएंगी और आपका 2 अंक तो प्रेम से खा जाएगा। अब कौन खाएगा, ये आपसे, हमसे बेहतर तो आप समझेंगे, है कि नहीं, हमसे बेहतर तो आप जान रहे होंगे। सची प्लस इंद्र सचिंद्र, मही प्लस इंद्र महेंद्र। अब देखिए, अभी जस्ट दोनों शब्द है, मैंने कहा महेंद्र भी है और महेंद्र भी है, दोनों शब्द हैं, फिर हम कैसे अंतर समझेंगे, ये वाक्यात्मक अंतर आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार ई प्लस ई इक्वल टू ई, हर्षही प्लस हर्षही इक्वल टू हर्षही, सॉरी, दीर्घही प्लस दीर्घही प्लस इक्वल टू दीर्घही। जैसे पृथ्वी प्लस इस, पृथ्वीश, नारी प्लस ईश्वर, नारीश्वर, हर्षो हर्षो इक्वल टू दुर्गहु। ठीक है, भानु प्लस उदय, भानुदय, सूर्य प्लस उक्ति, सुरुक्ति। तमाम उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं, आप तमाम उदाहरण को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन री प्लस री इक्वल टू री होता है, और री कभी भी लिखे नहीं जाते हैं, री अपने भावों में आता है, जैसे मातृन, पितृन, ठीक है, इत्यादि। ओके, आगे चलते हैं हम लोग गुण संधि पर। जब ओ या आ के साथ, देखिए आपको वहां पे हमने महेंद्र के लिए बताया था कि वो जो वहां बनेगा वो आपको गुण संधि के आधार पर महेंद्र और महेंद्र में अंतर आपको वहां मिलेगा, जो आपके यहाँ हमने आपको दिखाया था ना सर। हाँ, यहाँ पे जो हमने बात किया था अभी आपको, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बात किया था ना सर कि ये मही प्लस इंद्र महेंद्र है और मही प्लस इंद्र महेंद्र है। ये जो महेंद्र है ये दीर्घ संधि है, ये दीर्घ संधि के रूप में सही है, लेकिन ये गुण संधि के रूप में सही है। किसके संधि में सही है, ये गुण संधि के रूप में सर सही है। याद रखिएगा, ये कौन सा संधि है,
सर तो ये एकदम आंख बंद करके याद रखना है सर कि ये कौन सा संधि के रूप में काम कर रहा है। तो ये दीर्घ संधि के रूप में दिख रहा है, और ये किस संधि के रूप में दिख रहा है, ये गुण संधि के रूप में दिख रहा है। ठीक है, तो दीर्घ संधि गुण संधि के बीच में अंतरों को समझने का प्रयास कीजिए। आगे हम लोग आइए गुण संधि को पढ़ते हैं, ताकि आप गुण संधि और दीर्घ संधि के बीच के अंतरों को जस्टिफाई कर पाएंगे। याद रखिए, जब अ और आ के साथ हर्षही और दीर्घही मिलता है तो क्या बनता है, ए बनता है। अर्थात अ हो या आ हो, ओ और आ के साथ जब हर्षही और दीर्घही मिलता है तो क्या बनता है, ए बनता है। और जब ओ और आ के साथ हर्षहु और दीर्घहु मिलता है तो अ बनता है। उसी प्रकार जब अ और आ के साथ री मिलता है तो अर बनता है। उसे क्या कहते हैं, गुण संधि। तीन चीजें की बात यहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे, अ या आ प्लस ई हर्षही, सॉरी हर्षही या दीर्घही बने तो क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा सर, ए बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार जब अ या आ के साथ क्या मिलेगा, हर्षहु या दीर्घहु मिलेगा तो क्या बनेगा, अ बनेगा। क्या बनेगा, अ बनेगा। उसी प्रकार जब अ या आ के साथ अ या आ के साथ क्या मिलेगा, री मिलेगा, री मिलेगा तो क्या बनाएगा, अर बनाएगा। अर्थात ए औ अर ये क्या है, गुण संधि के सूचक हैं। क्या है, गुण संधि के सूचक हैं। चलिए आगे बढ़े, उदाहरण देखते हैं थोड़ा सा, है ना, उदाहरण देखते हैं। और फिलहाल इसे तो मिटा दिया जाए, दिक्कतें देगी आप लोगों को। आइए, जब अ ई के साथ मिले तो ए बनेगा, और अ ई के साथ मिले तो ए बनेगा। हम ई इसलिए कह रहे हैं कि आपको दिक्कतें ना हो, हर्षही और दीर्घही। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया, अ के साथ हर्षही मिले तो बनेगा ए, ओ के साथ दीर्घही मिले तो बनेगा ए। जैसे देव। अब फिर यहाँ आकर है, अ है, यहाँ अ है, अ यहाँ किस रूप में है बताइए, और यहाँ सानिध्य रूप में है। किस रूप में है, सानिध्य के रूप में है। और किस रूप में है, सानिध्य रूप में है। ठीक है, तो देव के साथ जब इंद्र मिले, अर्थात यहाँ अ है और यहाँ पर ई साफ साफ दिख रहा है तो क्या बनेगा, ए बनेगा। और ए का मात्रात्मक चिन्ह जो होता है वो आप जानते ही हैं, ए का मात्रात्मक चिन्ह ऐसे होता है, या कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, देव के साथ जब इंद्र बना तो देवेंद्र। उसी तरह उप में यहाँ पे भी अ क्या है, यहाँ पे अ सानिध्य है, और अ के साथ फिर इंद्र बना तो क्या हो गया, उपेंद्र। गण जोर ईश गणेश, देव जोर ईश देवेश, आदि आदि आदि। अभी तक हमने अ के साथ संबंध को देखा था। अब आ के साथ जब हर्षही लगता है तो भी ए बनेगा, और आ के साथ दीर्घही लगता है तो भी ए बनेगा। यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, महा प्लस इंद्र महेंद्र। ठीक है, अ प्लस उ के साथ अ बनेगा, अ प्लस उ के साथ अ बनेगा। वीर प्लस उचित, यहाँ याद रखना है अ सानिध्य है। वीर प्लस उचित वीरोचित, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय। उसी प्रकार जल प्लस उर्मी जलोर्मी, समुद्र प्लस उर्मी समुद्रमी। अ और उ के साथ अ बनेगा, महा प्लस उत्सव महोत्सव। ठीक है, अ प्लस उ के साथ अ। ओके, जैसे गंगा आकर है और उर्मी उ है, इनके साथ जो बनेगा वो क्या बनेगा, गंगेर्मी। ठीक है, अ प्लस री अर बनता है, हमने आपको बताया था अभी, री के साथ जुड़ेगा तो अर बनेगा। अब देखिए कन्व में अ क्या है, सानिध्य है, और री साफ लिखा हुआ है तो कन्वर्सी। दूसरा देव प्लस ऋषि, देव में अ सानिध्य है, री लगा तो देवऋषि, अर लगा, अर बन गया। उसी तरह आ के साथ जब री रहेगा तो भी अर बनेगा, और महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, महर्षि, महर्षि। ठीक है,
तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कक्षाओं के समय को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग यहाँ रखते हैं। कल हम लोग वृद्धि संधि से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आज की कक्षा आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। अगर कोई समस्याएं होती हैं तो आप मिले हैं हमसे संडे के संडे। यथाशीघ्र आप राज राठौर ऐप को डाउनलोड कीजिए और कल की कक्षा को यहीं से हम प्रारंभ करेंगे। लेक्चर नंबर 5 को हम लोग लेक्चर नंबर 6 में लेके जाते हैं। समय का पाबंद है, समय की पाबंदी की वजह से आगे बढ़ना पड़ रहा है। कल वापस आएंगे और संधियों की और भी बारीकियों को समझेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा, सब बखैर।